बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम समझेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वो हम देख लेते हैं। वो ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है ये किसने दिया, कब दिया और उसके जहन में ये ख्याल क्यों आया और कब फिर इस आइडिया को मज़ीद तरक्की मिली। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडिया है ये 16वीं सेंचुरी में आया था, 16वीं सदी में ये आइडिया हमारे सामने आया। और ये आया किनको था? इटालियन मैथमेटिशियन गैरोलेमो कार्डेनो। दरअसल इटली से ताल्लुक़ रखने वाले एक रियाज़ीदान थे गैरोलेमो कार्डेनो, उन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, उन्होंने डिस्कवर कब किया था? वो दरअसल कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ इक्वेशंस जिनके अंदर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व थे, वो इक्वेशन भी सॉल्व हो सकती हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो आइडिया कब आया था? 16वीं सेंचुरी में आया था। किसने दिया था? इटालियन मैथमेटिशियन गैरोलेमो कार्डेनो ने दिया था। कब दिया था? जब वो कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे और उन्होंने देखा कि नेगेटिव नंबर वाली जो स्क्वायर रूट हैं वो भी हल की जा सकती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट शामिल हो, वो इक्वेशंस भी सॉल्व की जा सकती हैं। तो फिर उनको आइडिया आया था इमेजिनरी नंबर का। तो इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप हुआ, ये आइडिया डेवलप। और इसको मजीद जिस साइंटिस्ट ने और तरक्की दी वो थे 18वीं सेंचुरी में, इसको ज़्यादा तरक्की मिली। कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक साइंसदान थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ये माहिर फल्कियात और रियाजीदान थे, जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले। इन्होंने इस आइडिया को फिर मज़ीद एक्सपेंड किया। 16वीं सदी में आया, गैरोलेमो कार्डेनो ने दिया। वो उन्होंने जब ये देखा कि कुछ इक्वेशंस जिनके नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट हैं वो भी उनके अंदर, उन इक्वेशंस के अंदर नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। तो फिर उनको कॉम्प्लेक्स नंबर का ख्याल आया और इस आइडिया को मज़ीद 18वीं सदी में ज़्यादा तरक्की थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। और ये हम पहले पढ़ के आ गए हैं, पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसको x प्लस अयोटा वाई की शक्ल में लिखा जा सके। तो यही जो इसकी फॉर्म है ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाती है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर, जबकि x और y जो है वो रियल नंबर हैं। इसमें जो x है ये इसका रियल पार्ट कहलाता है और y इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के पास ये इबारत वैसे ही उनके पास लिखी हुई होगी, तो इसको दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें x प्लस अयोटा वाई की शक्ल में लिखा जाता है। x और y दो हिस्से हैं, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। आगे इससे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं कि अगर वो पूछ लेता है कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो आप लिखोगे कि इफ़ x प्लस अयोटा वाई if x plus iota y is an imaginary number and x is equal to 0, ठीक है, कि अगर x plus iota y को इमेजिनरी नंबर है और x जो है वो बराबर है 0 के, द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी नंबर। तो फिर इस नंबर को हम प्योर इमेजिनरी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। फिर वही बात कि अगर y वाला पार्ट सारा 0 हो गया, x वाला पार्ट सारा 0 हो गया, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बच गया ना, तो अब ये प्योर इमेजिनरी बन गया। और अगर y वाला पार्ट सारा 0 कर देंगे तो फिर हमारे पास ये रियल नंबर बन जाएगा कि इफ x प्लस वाई इज एन इमेजिनरी नंबर एंड y इज इक्वल टू 0, y 0 हुआ तो सारा पार्ट ये 0 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, योटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारा पार्ट 0 हो गया। ये सारा पार्ट 0 हो गया तो सिर्फ रियल वाला हमारे पास बच गया। इसी तरह ये सारा 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट बच गया था। इफ y इज इक्वल टू 0 द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल, तो जो हमारे पास बाकी नंबर बचेगा वो रियल होगा। फिर है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे जाहिर करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जाहिर करते हैं। इट इज कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की उसको हम इस तरह से लिखते हैं और उसको z से सिंबलाइज करते हैं। एंड वी राइट, एक और तरीका इसका ये है कि x जो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब हमने इसके अलग अलग करने हैं, तो यहाँ पर जो ये x है ये बराबर हो जाएगा, आर ई लिखेंगे, रियल को सिंबलाइज कर रहा है, और आगे z लिख देंगे। और इसी तरह जो y है वो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर कर रहा है, तो उसके लिए हम आई एम लिखेंगे और आगे z लिखेंगे। और मिसाल इसकी उसने दे दी कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। तो अगर हम इसका रियल पार्ट ले रहे हैं तो वो हमारे पास ये वाला रियल पार्ट है, तो वो 5 के बराबर आ जाएगा। तो यानी x के बराबर आएगा और x हमारे पास 5 के बराबर आएगा। यहाँ हमने
रियल z को x के बराबर लिखा था ना, और यहाँ हमने x की वैल्यू मालूम कर ली। इसी तरह जिसका इमेजिनरी पार्ट है तो im लिखेंगे, ये पूरे का पूरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, फिर बराबर की अलामत लगाएंगे, और जो यहाँ पर सिर्फ अयोटा के अलावा रकम है वो लिखनी है, ठीक है, अयोटा साथ नहीं लिखना, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। दोबारा समझ लें कि जो भी हमारे पास नंबर है, कोई हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, रियल वाला पार्ट जो है ये x है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। जब हमने लिखना है तो r ही लिखेंगे, वो नंबर पूरा लिखेंगे बराबर, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पे लिख देना। इमेजिनरी पार्ट जब होगा तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में से सिर्फ 7 हमने और जो उसके साथ अलामत है वो उठा के हमने यहाँ लिख दें। अगर यहाँ माइनस के 5 होते तो यहाँ भी हम माइनस के 5 लिखते। तो इस तरह हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसमें और क्या होता है, इसमें जो x होता है ये रियल पार्ट होता है और y जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसको जाहिर करने का क्या तरीका है, नंबर को हम z से जाहिर करते हैं, रियल पार्ट को हम r से जाहिर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम im से जाहिर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, ये बराबर कब होते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एंड z2 ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 प्लस अयोटा y2, ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब हम इनको इक्वल कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर है रियल पार्ट ऑफ z2, ये दोनों बराबर हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हमारे पास z1 है ये z2 है, रियल वाला रियल के बराबर है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर है। अगर और अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं कि रियल वाला रियल के बराबर है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ हम तब इस सूरत में हम कह सकते हैं कि दो नंबर जो हैं ये बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि z1 और z2 बराबर हैं। इनको सिर्फ हम तब ही बराबर कह सकते हैं कि रियल वाला पार्ट रियल वाले के बराबर है, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले के बराबर है, यानी ये वाला x1 और ये वाला x2 ये दोनों बराबर हैं, ये वाला y1 और ये वाला y2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, अयोटा तो इसके साथ भी है अयोटा उसके साथ भी है, तो वो तो वैसे ही बराबर है। दूसरी चीज थी जो हमें नहीं मालूम थी, वो y1 और y2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, x1 और x2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसकी एक मिसाल भी है कि अगर हमारे पास है अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 अयोटा, इसका मतलब है कि ये पार्ट इसके बराबर होना था, तो अल्फा की कीमत आ जाएगी -2, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होना था, तो बीटा की कीमत आ जाएगी हमारे पास 5। तो यहाँ से हमें पता लगा कि दो पार्ट तब ही बराबर होंगे जब x1, अगर z1 और z2 दो इमेजिनरी नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनमें x वाला x के बराबर, इस ये वाला x और ये वाला x दोनों आपस में बराबर हैं, x वाला पार्ट x वाले पार्ट के बराबर है, रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, तो फिर हम इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं। अगर एक की वैल्यू मालूम है तो उसी की मदद से हम दूसरे की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। इक्वालिटी का हमें ये भी यानी इसका इस्तेमाल है कि फिर हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे और इसकी मदद से हम x और y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, इस साइड को इसके साथ कंपेयर किया -2 अल्फा की कीमत आ गई, इस साइड को इस साइड के साथ कंपेयर किया तो बीटा की कीमत हमारे पास 5 आ गई।